रूस ने आज 29 मई को बेहिचक रोमानिया पर गेरान 2 ड्रोन से हमला किया। ड्रोन ने एक बहुमंजिला इमारत पर हमला किया और एक फ्लैट तबाह कर दिया, जिससे 2 रोमानियाई नागरिक घायल हुए। और अब शाम को व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया कि यह तो बिल्कुल भी रूसी ड्रोन नहीं था, बल्कि निश्चित रूप से यूक्रेनी था। रोमानिया ने कहा कि ड्रोन रूसी गेरान 2 था और यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली के सक्रिय होने पर ही उसने रोमानिया पर हमला किया। क्रेमलिन में अब हर तरह से यूरोप को डराने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ये यूरोपीय लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसी हमलों की आदत डाल लेनी चाहिए। और अब नाटो ने आखिरकार रोमानिया के नागरिकों के असली अपार्टमेंट पर असली ड्रोन हमले पर प्रतिक्रिया दी है, यानी नाटो के सदस्य पर। लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा की तरह हल्की ही रही। हालांकि मैं अभी निष्कर्ष निकालने में जल्दी नहीं करूंगा, और यहाँ निश्चित रूप से ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि जैसा कि कहते हैं, इस घटना का एक अंदरूनी पहलू भी है। तो चलिए, अब जब ये सब आज सुबह रोमानिया में हो चुका है, तो हम सब मिलकर शांत दिमाग से इस पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। पेचिए, चलिए इस विषय पर मिलकर चर्चा करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसका रूसी उड़ान उपकरणों से कोई लेना देना नहीं है। ये यूक्रेनी मूल के ड्रोन हैं। वे अपने रास्ते से भटक गए। वे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रभाव में या फिर किसी और वजह से तकनीकी खामियों के कारण वहां पहुंच गए और वहीं गिर गए। इस मामले में मुझे लगता है कि सबसे अधिक संभावना है कि बात इसी तरह की स्थिति की हो रही है। इन्हीं शब्दों में रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने 29 मई की सुबह रोमानिया पर रूसी हमले पर टिप्पणी की। उनके मुताबिक ये या तो यूक्रेनी ड्रोन था या यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली में खामी थी। पुतिन से वैसे भी कुछ और उम्मीद नहीं थी, तो आखिर हुआ क्या? चलिए सब कुछ क्रम से समझते हैं। 29 मई की रात रूस ने रोमानिया की सीमा पर यूक्रेन में बुनियादी ढांचे पर हमले फिर से शुरू कर दिए। आखिर रडार ने ड्रोन पकड़ लिया। दक्षिणी रोमानिया में रात करीब 1 बजे फेटिश-टी बेस से 2 F-16 लड़ाकू विमान एक सैन्य हेलीकॉप्टर के साथ आसमान में भेजे गए। आखिरकार रात करीब 2 बजे रूसी ड्रोन रोमानिया के गालात्सी में एक रिहायशी इमारत की 10वीं मंजिल से टकरा गया। एक फ्लैट में आग लग गई और 2 लोग घायल हो गए। और अब रोमानिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल क्रिस्टियन पोपोविची ने कहा कि ड्रोन लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर रोमानिया की हवाई सीमा में घुस आया। उसने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर राडार ने उसे ट्रैक करना बंद कर दिया। और ये भी खास बात है कि रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने माना कि ड्रोन को मार गिराने की कोशिश भी नहीं की गई, क्योंकि वो शहर की इमारतों के बहुत करीब था और इससे बड़े नुकसान हो सकते थे। लेकिन उनका तर्क है कि आवासीय इमारत पर हमला इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। आखिरकार रोमानिया के विदेश मंत्रालय ने एक बेहद सख्त बयान जारी किया, और अब मैं उसे उद्धृत करूंगा। ये घटना रूसी संघ की ओर से तनाव बढ़ाने वाला एक गंभीर और गैर जिम्मेदाराना कदम है। हम रूस की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से दोनों देशों के राजनयिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों की आधिकारिक जानकारी देंगे। और फिर उसी दिन बाद में देश के राष्ट्रपति निकुशोर दान ने घोषणा की कि कॉन्स्टेंटा में रूसी वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया जाएगा और महावाणिज्य दूत को पर्सोना नॉन ग्राता घोषित किया गया है। यही है इसका नतीजा। बाद में रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर दान ने कहा कि संभवतः रूसी ड्रोन ने अपनी दिशा बदल ली थी, क्योंकि उस पर यूक्रेनी वायु रक्षा बलों का वार लगा था। आगे मैं उनका उदाहरण पेश करूंगा। ड्रोन जब यूक्रेनी क्षेत्र से गुजरे तो कुछ मार गिराए गए। एक पर शायद शहर के ऊपर हमला हुआ, रेनी, और उसने अपनी दिशा बदल ली और गालत्स की ओर चला गया। यह वाकई दिलचस्प बयान है। रोमानिया के राष्ट्रपति के मुताबिक क्षतिग्रस्त ड्रोन 10 किलोमीटर उड़ने के बाद एक रिहायशी इमारत से टकराया। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि रोमानिया के राष्ट्रपति के अनुसार इस स्थिति की जिम्मेदारी, उद्धरण के अनुसार, स्पष्ट रूप से केवल रूस पर ही है। और जब यह पूछा गया कि क्या यह घटना उत्तरी अटलांटिक संधि की अनुच्छेद 4 के लागू होने का कारण बनेगी, तो विदेश मंत्री ओआना सोयू ने जवाब दिया कि देश के राष्ट्रपति बाद में इस बारे में सब कुछ स्पष्ट करेंगे। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इन सलाह मशवरों का कोई मतलब नहीं है। यहां मैं समझा दूं
कि उत्तरी अटलांटिक संधि की अनुच्छेद 4 के लागू होने से गठबंधन के सदस्य देशों को उत्तर अटलांटिक परिषद यानी नाटो के मुख्य राजनीतिक निकाय के सामने मुद्दे उठाने की अनुमति मिलती है। मैं याद दिला दूं कि पोलैंड ने सितंबर 2025 में अनुच्छेद 4 को पहले ही सक्रिय कर दिया था, जब लगभग 20 ड्रोन ने देश की हवाई सीमा का उल्लंघन किया था। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि रोमानिया को अभी यूरोपीय फंड्स से ड्रोन से सुरक्षा के लिए ज्यादा सहायता मिल सकती है। और अब नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने कहा है कि वो इस घटना को लेकर रोमानियाई अधिकारियों के संपर्क में हैं। आगे उनकी टिप्पणी है, हम रूसी लापरवाही की निंदा करते हैं और नाटो अपनी सुरक्षा को ड्रोन सहित कई खतरों से और मजबूत करेगा। मैंने आश्वासन दिया कि नेटो अपने सहयोगियों की हर इंच जमीन की रक्षा के लिए तैयार है। रूस का लापरवाह व्यवहार हम सभी के लिए खतरनाक है। और आखिरकार जंगली गंदे रूसी या तो धमकी देने लगे या सफाई देने लगे। दिन में रूस के मुख्य शराबी डिम्का मेदवेदेव, ये छोटा सा आदमी, ने कहा कि सबको इस गंदे जंगली रूस से डरना चाहिए और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और व्लादिमीर पुतिन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, उद्धरण है, हमें सारे सबूत दे दो, हम निष्पक्ष जांच करेंगे और तभी हम इस घटना की सही तरीके से समीक्षा करेंगे। निष्पक्षता कहा, और ये रूसी नाम के जीव कहाँ? क्या आप सचमुच गंभीर हैं? सच में? बाद में व्लादिमीर पुतिन ने विश्वासपूर्वक कहा कि यह रूसी नहीं, यूक्रेनी ड्रोन था। उनके अनुसार यूक्रेनी ड्रोन पहले भी फिनलैंड और बाल्टिक देशों में घुस चुके हैं। यह भी उल्लेख करना चाहिए कि रोमानिया के हवाई क्षेत्र में समय समय पर ड्रोन्स घुस आते हैं और सीमा से लगे इलाकों में ड्रोन्स के मलबे मिलते हैं। हालांकि अब तक इनसे कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ है। गलात्सी में हुई यह घटना ऐसे समय में हुई है जब रूस और यूक्रेन से सटी देशों के हवाई क्षेत्र में ड्रोन मिलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब बाल्टिक देशों में यूक्रेनी ड्रोन घुसते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के कारण रास्ता भटक जाते हैं। एक हफ्ते पहले लिथुआनिया के पूर्वी हिस्से, जिसमें विल्नियस भी है, में ड्रोन के कारण हवाई हमले की चेतावनी जारी हुई थी और लोगों से शरण में जाने को कहा गया था। और मई की शुरुआत में कई ड्रोन्स लातविया की सीमा में घुस आए थे। रूसी ड्रोन से जुड़ी सबसे बड़ी घटना सितंबर 2025 में हुई थी, जब वे पोलैंड में घुस आए थे। वहां करीब 2 दर्जन ड्रोन थे और ये सभी पूरी तरह से रूसी ड्रोन थे। और नाटो, यह एक महत्वपूर्ण बात है, तब पोलैंड में इस घुसपैठ के जवाब में उसने पूर्वी प्रहरी नामक ऑपरेशन शुरू किया। और अब हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं। ठीक पोलैंड में रूसियों की उकसावे के बाद सितंबर में पिछले साल पोलैंड वासियों को और भी ज्यादा अमेरिकी हथियार मिले और भी ज्यादा नाटो की मौजूदगी बढ़ गई और हाल ही में पोलैंड में पहले F-35 लड़ाकू विमान आ गए हैं। जब रूसियों ने बाल्टिक देशों के खिलाफ उकसावे शुरू किए तो ठीक कल ही ये घोषणा की गई कि जर्मनी और नीदरलैंड्स इस साल बाल्टिक देशों में एक संयुक्त सामरिक मुख्यालय बना रहे हैं जो नाटो के पूर्वी मोर्चे पर बलों की कमान संभालेगा और गंदे निर्दयी लोगों को रोकने में मदद करेगा। और साथ ही बाल्टिक देशों की सुरक्षा के लिए एक नाटो का नया सैन्य कोर बनाने की भी घोषणा की गई है। अब रोमानिया की घटना के बाद नाटो को अपने पूर्वी मोर्चे को और मजबूत करना होगा। और जानते हैं, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि अभी बहुत से यूक्रेन वासी कहेंगे, फिर से इस नॉर्थ अटलांटिक अलायंस में रूस को ठीक से जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आइए यहां व्यावहारिकता अपनाएं। नाटो की ऐसी संयमितता, सख्त व्यावहारिकता और वैश्विक तबाही को रोकने की रणनीति से प्रेरित है। हाँ, नाटो तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता और सामूहिक रक्षा पर अनुच्छेद 5 को लागू करने के लिए यह समझना जरूरी है कि सभी 32 सदस्य देशों की सहमति चाहिए और उनमें से कोई भी अभी पूर्ण पैमाने पर युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। उन घटनाओं के कारण जिन्हें आज वही रोमानिया का रक्षा मंत्रालय शर्म से कोलैटरल डैमेज कह रहा है, न कि नाटो की संप्रभु भूमि पर जानबूझकर और योजनाबद्ध हमला। गठबंधन कड़े सैन्य जवाब की बजाय जोखिम कम करने की रणनीति अपनाता है। पूर्वी मोर्चे पर वायु रक्षा को मजबूत करना, यूक्रेन को अतिरिक्त अवरोधन साधन देना और बहुत ही सख्त निगरानी लागू करना। ऐसे ही होंगे नाटो के जवाब ऐसे घटनाओं पर,
चाहे हमें ये पसंद आए या ना आए। हालांकि वे इसे नाटो के क्षेत्र पर जानबूझकर और योजनाबद्ध हमला नहीं मानते, लेकिन अनुच्छेद 5 का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। हर बार वे इसे कोलेटरल डैमेज कहेंगे क्योंकि ड्रोन यूक्रेन के ऊपर उड़ रहा था और फिर रोमानिया में जा गिरा। और वे आगे भी इसी तरह से सब कुछ परिभाषित करते रहेंगे। कुल मिलाकर मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।